अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये स्टार्ट हुई थी, यानी इस पे जो काम था वो स्टार्ट हुआ था इन 1944 और उसके बाद 1970s में साइंटिस्ट जो थे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है पेज 138 पे, तो वो आपने देख लेनी है और ये डेट्स वगैरह आपने याद कर लेनी है कि किस डेट को क्या हुआ था। 1970s में जो थे साइंटिस्ट इस काबिल थे कि अगर वो चाहते हैं कि कहीं एक जगह से डीएनए को कट करें और किसी और जगह पे जाके लगा दें, यानी कट और पेस्ट कर लें जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, तो वो भी इस काबिल हो गए थे 1970s में। फिर इसके बाद 1978 में जो था वो थोड़ी सी और इसके अंदर डेवलपमेंट हुई और साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो ह्यूमन इंसुलिन है, जो नॉर्मली हमारा जो पेंक्रियाज है वो बनाता है और आउटसाइड द बॉडी जो है वो बिल्कुल नहीं बन सकती थी, और जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते थे ये डायबिटीज़ के, शुगर के, वो क्या करते थे कि उनके लिए काऊ की जो है वो इंसुलिन काऊ की बॉडी के अंदर से निकाल के और ह्यूमंस को लगाई जाती थी ताकि उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाए और बॉडी जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सके। लेकिन ये जो इंसुलिन थी ये कुछ अरसे के बाद अपना काम करना छोड़ देती थी, मतलब इफेक्टिव वो नहीं रहती थी। इस वजह से साइंटिस्ट जो थे वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, वो किसी तरीके से उसको आइसोलेट कर लें, वहाँ से निकाल लें और फिर उसको यूज़ करें बिल्कुल वैसी इंसुलिन बनाने के लिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी बनाती है। तो आखिर 1978 में वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए और उन्होंने इंसुलिन जीन निकाल के और उसको डाल दिया बैक्टीरिया में। तो अब जैसे जैसे बैक्टीरिया ने ग्रो किया वैसे वैसे इंसुलिन ने ग्रो किया और इस तरीके से आखिर में जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। इसके बाद साइंटिस्ट ने दूसरा काम क्या किया कि उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो था वो भी लैब के अंदर बनाना शुरू कर दिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1990s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अमेरिका में स्टार्ट हुआ और उस वक्त का ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सारी दुनिया में ये जाना जाता था कि बहुत वेल नोन किस्म का एक प्रोजेक्ट था क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्योंकि इसमें जितनी भी ह्यूमंस के अंदर जीन्स पाई जाती हैं, हर सेल के अंदर जितने भी जीन्स हैं, जितना भी डीएनए है, उस पूरे डीएनए को मैप किया गया, उसकी मैपिंग की गई। जिस तरीके से हम मैप बनाते हैं किसी भी शहर के लिए या किसी मुल्क के लिए, और हमें पता होता है कि इस शहर में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बिल्डिंग है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्कूल्स हैं, फ़लाँ मार्केट जो है, मतलब कि अब तो बहुत ईजी हो गया है, गूगल मैप के ज़रिए आप कहीं पे ईजिली पहुँच जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये भी एक तरह का एक मैप बन गया पूरी हमारे जीन्स का। और अब जो साइंटिस्ट हैं वो इस काबिल हैं कि अगर कहीं से भी वो किसी भी जीन को कट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं या उसकी जगह कोई और जीन लगाना चाहते हैं तो इजीली वो ये काम कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट हुआ 1990s में और तकरीबन 12 साल के बाद 2002 में जाके ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद अब साइंटिस्ट जो हैं वो जानते हैं कि अगर हमारे जो 23 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं ह्यूमंस में, क्रोमोसोम सॉरी, तो उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में किस कैरेक्टर का जीन जो है वो किस नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, और फिर इजीली अगर उसको वहाँ से वो रिमूव करना चाहते हैं, उसकी जगह कोई और जीन लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या और भी अगर उसके साथ वो कुछ भी करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि उन्हें उसकी लोकेशन अब पता चल गई है। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ये कुछ जो थी अब ये इसकी हो गई हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन हो गया बायोटेक्नोलॉजी का। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आपने पढ़ा था पिछले साल 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जब आपने रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपने देखा कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि वो
ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और उससे वो ब्रेक डाउन करते हैं अपनी ग्लूकोज की, जो भी उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है उसकी वो ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो हमेशा ही रिस्पायर करते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और ये जो रेस्पायरेशन है इसको हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और साथ साथ दूसरा इसका जो नाम है दैट इज़ फर्मेंटेशन। और आपने पढ़ा था पिछले साल के फर्मेंटेशन जो इसकी 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड। क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनती है और अल्कोहलिक में अल्कोहल बनती है। बहरहाल यहाँ से भी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब पिछले साल भी हमने देखा था कि फर्मेंटेशन जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो इनकम्प्लीटली उनकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है इसकी इनकम्प्लीट होती है। इस वजह से इसमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम एनर्जी के हिसाब से देखें तो तब तो इस प्रोसेस का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम एनर्जी को एक तरफ रखें और हम ये देखें कि इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से बनते हैं, तो उस हिसाब से जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोसेस है, क्योंकि इससे हम बेशुमार किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी समरी बताई हुई है। ग्लूकोज है, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो इससे बनता है पायरुविक एसिड। यहाँ तक आपने पिछले साल भी पढ़ा था कि यहाँ तक का जो प्रोसेस है दैट इज सिमिलर इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब दोनों में पायरुविक एसिड ही बनेगा। तो अगर तो ये पायरुविक एसिड जो है वो चला जाता है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये अब चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। अदरवाइज अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी है तो फिर डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हुआ है और उसकी बेस पे जो फिर है वो आगे प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इथेनॉल बनेगी या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर और किस्म की ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे। तो ये तो होगी इसकी कुछ समरी। अच्छा जी, अब इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। इन 1857 पास्चर कन्विंस्ड द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट ऑल फर्मेंटेशंस आर द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। पास्चर ने क्या कहा 1857 में कि जितनी भी फर्मेंटेशन हो रही होती है, क्योंकि फर्मेंटेशन तो पहले से ही हो रही थी, लोग जो हैं वो हमेशा से दही बना रहे होते थे, इसके अलावा केक्स और बन्स और इस तरह की चीज़ें तो हमेशा से बनती थी। लोगों को ये पता नहीं था कि ये जो प्रोसेस है इसका नाम फर्मेंटेशन है, तो और ये भी पता नहीं था कि ये किस वजह से होता है। तो पास्चर ने कहा कि जितनी भी फर्मेंटेशन होती है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। और उसने शो किया कि जो फर्मेंटेशन है इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसने कहा कि जैसे जैसे फर्मेंटेशन जो है वो प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी साथ साथ ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ शो करती है कि असल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से ही ये प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा जी, तो अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा फर्मेंटेशन जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रोबियल ग्रुप विच इज़ यूज्ड, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल ग्रुप हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसकी टाइप जो होगी वो होगी, डिफरेंट टाइप्स होंगी और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट जो हैं वो उसकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इनिशियल स्टेप जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। जैसे पहले मैंने आपसे कहा इट इज़ आइडेंटिकल इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में सेम होगा, दोनों में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, दोनों में ही पायरुविक एसिड बनेगी। इससे आगे जो है वो चेंज हो जाएगा, या तो फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे इथेनॉल, लैक्टिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर इससे जो है वो पूरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज की, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा साथ, और साथ बहुत ज़्यादा तकरीबन 38 जो ATPs हैं वो बनेगी, और इसमें सिर्फ बनती हैं 2 ATPs। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फर्मेंटेशन जब हम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़ में तो उसमें हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, उसमें हमें उसका प्रोडक्ट चाहिए होता है। या तो हम इथेनॉल के लिए कर रहे होते हैं
लैक्टिक एसिड के लिए कर रहे होते हैं या बेशुमार और प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एनर्जी ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है। अच्छा जी, तो जो पहली टाइप है फर्मेंटेशन की, उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये किससे होती है? यीस्ट से। दिस फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय मैनी टाइप्स ऑफ यीस्ट। उसकी एक टाइप है सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई। नाम थोड़ा सा इसका मुश्किल है, आपने इसको याद कर लेना है, इसके स्पेलिंग्स को खास तौर पे। दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इज यूज टू प्रोड्यूस, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड पीछे आपने देखा, ये देखें ये है पायरुविक एसिड, इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई और साथ में इससे बन गया एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड जो है ये इट इज़ देन रिड्यूस टू इथेनॉल। अब ये बन जाता है इथेनॉल। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चूंकि आपने इसमें देखा कि ये ब्रेड वगैरह को बनाने के लिए और केक्स और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी वजह से जिस वक्त हम केक बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं, वो स्पंजी हो जाता है केक। उसकी वजह क्या होती है कि जिस वक्त इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये जब बाहर निकलती है तो जहाँ जहाँ से ये पास होती है वहाँ वहाँ ये छोटे छोटे पोर्स छोड़ देती है, और उन पोर्स की वजह से ही जो ब्रेड और बन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और इसमें यीस्ट जो है वो यूज़ होते हैं नॉर्मली सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई, और इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे बताए उन्होंने किस तरह से बनते हैं। तो पायरुविक एसिड जो है इट इज़ रिड्यूस टू एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड इज फर्दर रिड्यूस टू इथेनॉल, और इथेनॉल इज द फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इट इज़ कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। यहाँ पे यीस्ट थे और इधर हैं बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग जो है कंपाउंड वो तो सेम होगा सब में, पायरुविक एसिड। तो इसमें बनेगा क्या? लैक्टिक एसिड, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के। इनके भी नाम थोड़े से मुश्किल हैं, स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन कुछ अर्से के बाद याद हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं कि हम इससे चीज़ और इस तरह की बटर, चीज़ और इस तरह की सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये है इसका प्रोडक्ट। पायरुविक एसिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड थ्रू टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स भी इससे बनाए जाते हैं। जैसे हम जो है वो अचार वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हम अचार वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा बेवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वाइन और बियर वगैरह। अब वाइन और बियर में फ़र्क क्या होता है कि जो वाइन है वो बनती है ग्रेप्स से, अंगूरों से, लेकिन जो बियर है वो बनाई जाती है बार्ले से, जिसे हम ओट्स भी कहते हैं। और उसके लिए पहले क्या किया जाता है, इसमें आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि बियर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीरियल मिल्क, सीरियल ग्रेन्स विच हैव बीन माल्टेड। माल्टेड का मतलब क्या है कि पहले जो है वो ओट्स वगैरह को, या जिसे हम जौ कहते हैं आम जुबान में, जौ को लेके और पहले इसको पका लिया जाता है। पहले इसको जर्मिनेट करते हैं, सॉरी, पहले इसको उगा लेते हैं, पानी में इसको रखते हैं तो उसे छोटे छोटे उसके पौधे से निकल आते हैं, स्प्राउट्स निकल आती हैं। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हीट पे उसको ड्राई कर लेते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर उसका पाउडर बना लिया जाता है। उसके बाद इसमें फोर्थ स्टेप में इसके अंदर डालते हैं यीस्ट, और साथ ही इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज रह गई है उस पाउडर में, ये चेंज हो जाएगी इथेनॉल में, यानी अल्कोहल बन जाएगी इससे, जिसे हम वाइन कहते हैं। और ग्रेप्स जो हैं, सॉरी, ये बन जाएगी बियर, इससे बियर बनेगी। और ग्रेप्स जो हैं इनको डायरेक्टली बना दिया जाता है, वाइन में कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय यूजिंग यीस्ट। तो बेवरेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो दो तरह से हैं, वाइन्स और बियर्स। जो बियर है ये बनती है बाय माल्टिंग सीरियल ग्रेन्स ही, जैसे ओट्स वगैरह, बार्ले, इस तरह की चीज़ों को
माल्टिंग करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, फिर उसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना के उसके अंदर फिर डाल लेते हैं यीस्ट, और उसके रिएक्शन की वजह से फिर क्या होता है कि इथेनॉल बनती है। और जब वाइन बनाई जाती है तो उसमें ग्रेप्स जो हैं दे आर डायरेक्टली फर्मेंटेड बाय यीस्ट टू वाइन। दरमियान में इतने स्टेप्स नहीं होते, मतलब उसकी माल्टिंग भी नहीं करनी पड़ती और ना ही इसको खुश करना पड़ता है, ना उसका पाउडर बनता है, बल्कि डायरेक्टली ग्रेप्स के अंदर जो है वो यीस्ट मिला देते हैं और देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाइन। इसके अलावा इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स जो हैं वो भी बनते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ होगा हमेशा एस्परगिलस, और इसका फंक्शन क्या है कि यूज्ड इन टेक्सटाइल डाइंग, कपड़े को रंगने के लिए, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रबर मैन्युफैक्चर, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद इथेनॉल है तो ये हासिल होती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाइस से, यूज्ड एज सॉल्वेंट, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एंड बेवरेजेस। उसके बाद है ग्लिसरॉल, ये भी सैक्रोमाइसिस से बनती है और इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट, चीज़ों को डिज़ोल्व करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, सोप्स, साबुन बनाने के लिए, प्रिंटिंग, इन प्रिंटिंग यूज्ड एज अ स्वीटनर, मीठा करने के लिए भी चीज़ों को इस्तेमाल होती है। जैसे हम आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं ना उनके अंदर भी ये पाई जाती है। एक्राइलिक एसिड, और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ बेसिलस, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज आपके लिए आपका ये है लेक्चर। इसके बाद हम कल देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन।